वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट रन। ठीक है, हमने दो अप्रोच के बारे में ऑलरेडी जान लिया है। एक तरफ हमारा एएस एंड एडी अप्रोच, ठीक है, और एक तरफ हमारा एस एंड आई अप्रोच। ठीक है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ उम्मीद है आपको पता होगा। अगर ग्राफ नहीं पता है तो मैं आपके सामने ये दोनों ग्राफ बना देता हूं। ये होगा आपका इनकम, इसी पे आप बनाओगे अपना एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एएस इज इक्वल टू एडी। इसी के रेफरेंस में आपका ये होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेविंग्स, ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये एस इज इक्वल टू आई के अप्रोच पे है और ये एएस इज इक्वल टू एडी के अप्रोच पे है। ये दो ग्राफ्स हैं, अब इन दोनों ग्राफ्स को यूज करेंगे। क्लियर? अब देखिए, इसके रेफरेंस में कुछ बातें हैं जिन बातों को आपको समझना है, स्पेसिफिकली एस एंड आई के केस में। यहां पे कहा जाता है कि देखो भाई, अगर आपका इक्विलिब्रियम बदला, क्या अगर आपका इक्विलिब्रियम बदला तो इक्विलिब्रियम बदलने के पीछे क्या रीजन होगा? या तो आपका एडी ज्यादा होगा, या तो आपका एडी कम होगा, या तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। ठीक है, यहां पे मैं जो टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं वो टॉपिक है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिएगा इसे। यहां पे मैं एएस एडी और एस और आई के मिक्सचर को थोड़ा सा यूज करूंगा। क्लियर? देखना जरा, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। यहां पे होगा आपका इनकम, यहां पे होगा आपका एग्रीगेट डिमांड, यहीं पे होगा आपका कंजम्पशन और यहीं पे होगा आपका इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इनकम मेरा 45 डिग्री पे होगा। मान लेते हैं ये है मेरा इनकम, जो कि एएस ही माना जाएगा। 45 डिग्री आप यहां पे दिखा दें। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, जो कि मेरा ऑटोनोमस है, आपको ऑलरेडी पता है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट जो कि ऑटोनोमस माना जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमें बनाना है अब कंजम्पशन। ये हो गया मेरा कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन और इनकम यहां पे क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। ठीक, अब हमें बनाना है एडी। एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। आपको ये भी पता होगा कि कंजम्पशन कर्व के हमेशा पैरेलल होता है एडी। उसके पीछे रीजन है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चलो भाई हम अपना एडी भी बना लेते हैं। थोड़ा सा अगर ग्राफ टेढ़ा होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, ये हुआ आपका एग्रीगेट डिमांड, जो कि सी प्लस आई है। ठीक है, देखो भाई, जनरली इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लेवल से आते हैं। ठीक है, वो कहा जाता है ना कि जैसे कोविड की सिचुएशन है तो चाइना से कंपनी चली जाएंगी, तो चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी एंड ऑल। बहुत सारी कंपनीज वहां से निकल रही हैं। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ आइए। ठीक है, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ाएगा, यही इनकम कंजम्पशन बढ़ाएगा, और यही कंजम्पशन फिर से क्या बढ़ाएगा? इनकम बढ़ाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट ट्रिगर होगा तो इनकम को भी ट्रिगर करेगा और कंजम्पशन को भी ट्रिगर करेगा, और हम यहां पे इस इन्वेस्टमेंट को बदलने वाले हैं। दिमाग में बात होगी, सर इन्वेस्टमेंट कैसे बदल दीजिएगा? ये तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है ना, ये बदलेगा कैसे? भाई, मैंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा है, इसका मतलब ये नहीं कहा है कि इन्वेस्टमेंट पे चेंज ही नहीं होगा। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है इसको प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिससे प्रॉफिट का कोई बेस नहीं होता, रिटर्न का कोई बेस नहीं होता, स्टिल वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट में यहां पे फर्क होगा, चेंज होगा, फिक्स नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब फिक्स नहीं होता। ऑटोनोमस का सिंपल सा मतलब होता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट नहीं, ठीक है। तो व्हाट इफ मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूं, तो अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूं तो मेरे एडी में चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अभी मेरा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट यही होगा, ठीक है। इसको हम एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई लिख रहे हैं यहां पे। मतलब एडी मेरा बढ़ेगा अगर पॉजिटिव हुआ चेंज। चलो भाई हम अपने एडी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने एडी को बढ़ाते हैं। ये हो गया मेरा नया वाला एडी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर। मेरे एग्रीगेट डिमांड में इतना चेंज नजर आ रहा होगा आपको। इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम में होगी और एक नए इक्विलिब्रियम में होगी। पहला वाला तो इक्विलिब्रियम सर जी यहां पे था, अब जो नया वाला इक्विलिब्रियम है वो यहां पे है। इनिशियली ये था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इनिशियली शुरुआत में। अब मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो चुका है, बदल चुका है, और अब वो हो चुका है इतना। ये है मेरा नया वाला इनकम। तो आपको दिख रहा है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो मेरा इनकम भी इतना इंक्रीज हुआ है। यहीं पे एक चीज आपको गौर करनी होती है। आपके इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज हुआ लेकिन आपके इनकम में इतना चेंज हुआ। तो आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा लेकिन इनकम इतना बढ़ा। क्लियर। सही है, हर बार होगा। अगर रिवर्स हुआ तो क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो चलो हम इन्वेस्टमेंट कम करके देख लेते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस। हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस माइनस डेल्टा आई। अब चेंज क्या होगा, कम होगा, क्या इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो AD भी क्या हो जाएगा, कम। अब AD नीचे आ जाएगा। देखो भाई, ये पैरेलल प्रॉपर नहीं है, पैरेलल ठीक है, कोई नहीं। क्या है? ये है आपका नया वाला एग्रीगेट डिमांड, जो कि इन्वेस्टमेंट के कम होने के कारण हो रहा है। तो अब यहां पे AD इज इक्वल टू क्या होगा, C प्लस आई माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अब कितना कम नजर आ रहा है, इतना। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, कम। इक्विलिब्रियम पहले यहां पे था, अब आपके सामने एक नया इक्विलिब्रियम होगा यहां पे। इसी के रिस्पेक्ट में आप अपना इनकम देख लो। आपका इनकम इतना कम हो गया। आपको दिख रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट में जरा सा कमी आई है, लेकिन उससे कई ज्यादा कमी आपको किसमें आई है, इनकम में। तो कंक्लूजन क्या है, इस ग्राफ की कहानी क्या है आखिर।
हम शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम या शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ने आए हैं? हम शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में ये देखने आते हैं कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट में बदलाव होता है तो मेरे इनकम में कितना बदलाव होता है। और आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े या घटे उसका इंपैक्ट आपके इनकम पे है, और वो भी ज्यादा इंपैक्ट, कोई कम इंपैक्ट नहीं है। और इसी इंपैक्ट के लिए एक टर्म का यूज किया जाता है, वो टर्म है मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्या है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट अब आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो सवाल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होगा उससे इनकम में कितना गुना चेंज होगा, यही चीज आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। आप ये भी कह सकते हो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट के बदलने के कारण मेरे इनकम में कितना चेंज आया, इसको रिप्रेजेंट आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करता है। या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्ट। ये एक बेसिक सी कहानी है। तो चलिए, अगर आप इस ग्राफ को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसको यहां पे इरेज कर रहा हूं। आप चाहे तो इमेज क्लिक करना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग यहां पे वीडियो पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। सो शैल आई रेज इट? चलिए, सो अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। टॉपिक लिखना होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखाता है भाई चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और मेरे इनकम में कितना गुना बदलाव आया इन्वेस्टमेंट के बदलने के कारण, उसी को मल्टीप्लायर यहां पे कंसीडर किया जाएगा, स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात आएगी तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो के से होता है। किससे होता है? के से होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जो इसका डेफिनेशन है भाई, इसका फॉर्मूला है। मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट में बदलाव के कारण मेरे इनकम में कितना चेंज आया, इसी को रिप्रेजेंट कौन करता है? मल्टीप्लायर। याद कीजिए, मल्टीप्लायर नंबर ऑफ टाइम्स में होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 से चेंज हुआ, लेकिन जो मेरा इनकम है वो 200 से बदल गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, विच मीन्स 2 टाइम्स। क्या? 2 टाइम्स। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्लियर क्या? चल, अब देखो भाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की हम बात करते हैं तो इसके कुछ और फॉर्मूले हैं। क्या है? इसके कुछ और फॉर्मूले क्या है भाई? k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के जगह पे आप लिख सकते हो k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 1/MPS, क्योंकि 1 माइनस MPC को हम क्या कहते हैं? MPS कहते हैं। क्या कहते हैं? MPS। अब सवाल है कैसे हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई से 1/1 माइनस MPC और MPS पे कैसे पहुंच गए, ये जानना आपको थोड़ा सा जरूरी होता है। तो थोड़ा जानिएगा, क्योंकि इसमें आपके सामने डेरिवेशन का एक अप्रोच आएगा, उस अप्रोच को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा भाई,
k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i होता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, y इज इक्वल टू हम c प्लस आई लिख सकते हैं, क्योंकि y को क्या लिखा जाता है, as, और c प्लस आई को क्या लिखा जाता है, ad। जब as इज इक्वल टू ad है तो y इज इक्वल टू c प्लस आई भी है तो चलेगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट इफ i इज इक्वल टू 1 माइनस सी लिख दो तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। व्हाट इफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन लिख दो तो क्या प्रॉब्लम। एक स्टेप और आगे चलते हैं, दोनों वैल्यू को, वेदर वो आपका आरएचएस हो या एलएचएस हो, मैं दोनों साइड को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर। अब देखो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, 1 और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसी को कहा जाता है एमपीसी। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी। तो वैल्यू क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। हम इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताइएगा जरा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी लिख दो तो कोई गलत किया क्या, बात तो वही हो गई ना। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, और यहां पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई क्या है, k, क्योंकि मल्टीप्लायर का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ऑरिजिनल फॉर्मूला क्या, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और मेरे पास क्या आया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, which means k is equal to 1 upon 1 minus MPC। अब इसी को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस MPC किसके बराबर होता है, MPS के बराबर। तो लिख सकते हैं ना, k is equal to 1 upon MPS। तो आपके सामने एक ये, दूसरा ये, और सबसे पहला ये 3 फॉर्मूले आपके मल्टीप्लायर के होंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के होंगे, जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर क्या, तब जाके आपके मल्टीप्लायर की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर। ठीक है, तो चलो भाई ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर और एमपीसी और मल्टीप्लायर और एमपीएस का रिश्ता आखिर क्या है। देखो, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, या फिर 1 अपॉन एमपीएस। एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सिंपली समझिएगा, इस बात को समझिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट हुआ तो इनकम भी होगा, इनकम बढ़ेगा, और अगर इनकम बढ़ेगा तो मेरा कंजम्पशन भी क्या होगा। मतलब अगर डेल्टा वाई में चेंज आता है तो डेल्टा सी में भी चेंज आएगा, और पॉजिटिव चेंज आएगा, और वो भी चेंज जो भी आएगा वो कैसा चेंज होगा, पॉजिटिव चेंज। व्हिच मींस मेरे मल्टीप्लायर और मेरे एमपीसी के बीच का जो रिश्ता होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम एमपीएस के बारे में बात करते हैं तो जो मेरा मल्टीप्लायर है और जो मेरा एमपीएस है उसके बीच का जो रिश्ता होता है वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा आपका,
नेगेटिव। सवाल है कैसे, ये सोचना जरूरी है आपको। ये तो पता है कि कैसा होगा, लेकिन कैसे होगा ये जानना आपको थोड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखो हम एमपीसी की वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है, पहले न्यूमेरिकली समझते हैं, फिर हम इसको क्या समझेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लगाइएगा। व्हाट इफ अगर मेरे एमपीसी की वैल्यू, इसकी एमपीसी की वैल्यू अगर हो जाती है 0.5, तो इस फॉर्मूले पे आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1/1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1/0.5 इज इक्वल टू 2। तो जब मेरा एमपीसी 0.5 होगा तो मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक। व्हाट इफ मेरा एमपीसी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, विच मीन्स अब मेरे एमपीसी की जो वैल्यू है वो हो गई, मान लेते हैं 0.6। क्या हो गई, 0.6। तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 2.5 बताइए, 2.5, 2.5। एमपीसी बढ़ा, मल्टीप्लायर भी। व्हाट इफ मेरा एमपीसी 1 हो जाए, तो क्योंकि कहा जाता है ना कि एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ट्रैवल करती है। मेरा एमपीसी 1 भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो व्हाट इफ अगर मेरा एमपीसी हो जाए 1, तो मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी, इट्स पॉसिबल। ये नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, वो एक इंजन इकोनॉमिक्स में साफ साफ ही कहा जाता है कि मल्टीप्लायर के रेफरेंस में जब हम एमपीसी को देखते हैं और एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, तो आपके मल्टीप्लायर की वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकती है। ये तो हो गया भाई न्यूमेरिकल। अब इसी के रेफरेंस में आप देखिएगा कि एमपीएस के कारण मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब आपका एमपीसी 0.5 था, ठीक है, तो आपके आपके एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, 0.5। तो इसके रेफरेंस में आपका एमपीएस क्या होगा, 0.5। स्टिल आपका K2 ही होगा, राइट ना। व्हाट इफ अगर मैं अपने एमपीएस को कम कर दूं, जब मेरा एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस क्या हो गया होगा, 0.4। तो एमपीएस इज इक्वल टू 0.4। स्टिल मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 2.5। तो आपको क्या दिखता है, एमपीसी बढ़ रहा है तो एमपीएस घट रहा है, और जब एमपीसी बढ़ रहा है तो मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, और जब एमपीएस घट रहा है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। रिलेशन कैसा, नेगेटिव। नहीं समझ में आया, एमपीएस नहीं समझ में, चलिए ठीक है, मैं इसको पूरा प्रॉपर सही से बता देता हूं। एमपीएस को जब हम 0.5 मानेंगे, सॉरी हाँ एक मिनट, नहीं, एमपीसी को जब हम 0.5 मानेंगे तो मेरा एमपीएस क्या हो जाएगा, 0.5। कैसे के लिए आप अपने पहले वाले लेक्चर्स को एक बार कवर कर लीजिए, बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो फिर ये आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, स्टिल मैं इसको कवर कर देता हूं। जब एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस होता है। मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होगी। एमपीसी बढ़ाएंगे तो अपने आप एमपीएस घट जाएगा। एमपीसी अगर हम बढ़ाते हैं और एमपीसी को लिखते हैं 0.6, तो हमें एमपीएस को लिखना पड़ेगा 0.4। तो एक तरफ मेरा एमपीसी क्या होता है, बढ़ता है, तो मेरा एमपीएस क्या होता है, घटता है। यहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 होगी तो यहां पे मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5 होगी, लेकिन यहां पे दिख रहा है एमपीएस घट रहा है, मल्टीप्लायर
बढ़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है एमपीसी बढ़ रहा है, मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में रिश्ता है पॉजिटिव, यहाँ पर रिश्ता क्या है, यही बेसिक सी कहानी है जो कि आपको समझिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे रिश्ता होता है पॉजिटिव और कैसे रिश्ता होता है नेगेटिव। बस सिंपल सा बात समझना है। क्या कहा जाता है, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं और ये कहूं, व्हाट इफ कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। जो लोग घटेगा बोल रहे हैं वो शायद मेरे लिए इस पर जुपिटर से आए हुए लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल चीज है, मैंने आपको यहां पे ही थोड़ी देर पहले बताया है कि जब मैं कंज्यूम करूंगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करूंगा, तो वही सामने वाले का क्या होगा, इनकम होगा। तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो किसी न किसी का तो इनकम भी बढ़ेगा। मतलब जब पूरा इकोनॉमी कंज्यूम करेगा पर इकोनॉमी का इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लायर में चेंज इन इनकम न्यूमरेटर में है। चेंज इन इनकम किसमें है, न्यूमरेटर। क्लियर क्या? तो इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आपका एमपीसी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, चेंज इन इनकम भी पॉजिटिव और ज्यादा होगा, और इसके मल्टीप्लायर के साथ रिश्ता एमपीसी का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी को थोड़ा सा आप एक अलग लेवल पे लेके चले जाइए। एमपीएस मतलब चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, और ड्यू टू चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग ज्यादा हो जाए। अगर हम ज्यादा बचा लें मतलब कंजम्पशन कम, और जब कंजम्पशन कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम, क्योंकि इनकम कम वहां पे फिर हो जाएगी ना, क्योंकि मैं खर्च नहीं करूंगा। तो सेविंग्स ज्यादा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम, तो आपका इनकम भी कम, और जब इनकम कम तो मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम। तो इसलिए एमपीएस ज्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, और जब एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर ज्यादा। एमपीसी के केस में एमपीसी ज्यादा तो मल्टीप्लायर भी ज्यादा, एमपीसी कम तो मल्टीप्लायर भी कम। यही एक छोटी सी कहानी है जो कि आपको यहां पे समझना है, ठीक है। इसके आगे आपके सामने और कोई भी कहानी नहीं है, इस बात को आप ध्यान देंगे। क्लियर क्या? तो चलिए यहां पे आपका ये पॉइंट हो जाता है ओवर। अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वैल्यूज किस तरीके से चलेंगे। देखो भाई, एमपीसी आपको दे दिया जाए तो क्या एमपीसी की मदद से आप मल्टीप्लायर और एमपीएस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, कीजिएगा जरा। कीजिए, जल्दी कीजिए। पहले तो एमपीएस बताते जाइए। 0.1, 0.4, 0.8, 0.2। अब मल्टीप्लाई बताते जाइए। 1/MPS। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड में, थर्ड में 1.25, नेक्स्ट 5। सिंपल, ठीक है। इसमें ज्यादा और कुछ भी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट टॉपिक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मल्टीप्लाई, ठीक है। पढ़ा ही हुआ है बट कुछ जो कॉन्सेप्ट्स उन कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करके यहाँ पे लाके रखना है
कि क्या होता है फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, क्या होता है बैकवर्ड मल्टीप्लायर। सपोज दैट एक नंबर दो नंबर पूछ से तो आपके पास आंसर हो, इसी के लिए आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड बताया जाएगा। ठीक है, देखो भाई फॉरवर्ड और एक होगा बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड मल्टीप्लायर और बैकवर्ड मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ना, मल्टीप्लायर की वैल्यू घटना। मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? सिंपल सी कहानी है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन कंजम्पशन देन लीड्स टू चेंज इन इनकम। बस यही है आपका फॉरवर्ड मल्टीप्लायर। मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर से इनकम बढ़ेगा। घटा दो, इन्वेस्टमेंट घटेगा तो डायरेक्टली हिट किस में होगा? इनकम पे। मेरा इनकम क्या हो जाएगा? कम। जब इनकम कम हो जाएगा तो मेरा कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा? कम। और जब कंजम्पशन कम हो जाएगा तो सामने वाले का क्या हो जाएगा? फिर से इनकम कम। दिस इज व्हाट वी कॉल बैकवर्ड। यहां पे वैल्यूज कम होंगी, यहां पे वैल्यूज। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में मैं सारी चीजों को सम अप कर देता हूं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ा अभी तक इस चैप्टर में। टॉपिक का नाम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं तो कैसा टाइम फेज जहां पे आउटपुट एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन किया जाएगा बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दो अप्रोच हमारे सामने आ जाते हैं, एएस एंड एडी, एंड सेकंड इज एस एंड आई। एस एंड आई को एएस एंड एडी से ही डिराइव किया जाता है। बात सिंपल सी है, इकोनॉमी हर वक्त इक्विलिब्रियम में होती है। सामने वाले का जो एक्सपेंडिचर होता है उसके सामने वाले का इनकम बनता है। ये दो पॉइंटर्स आप याद रखिए। ठीक है, बात आती है दो केसेस की। अगर डिसइक्विलिब्रियम में जाता है तो अगर एएस इज इक्वल टू एडी है तो दो केस और जनरेट हो जाएंगे, या तो एएस ग्रेटर देन एडी हो जाएगा या तो एएस लेस देन एडी हो जाएगा। दोनों सिचुएशन लॉस का है। ठीक है, लेकिन लॉस में डिफरेंस है। अगर एएस ज्यादा एडी कम, विच मींस प्लान्ड आउटपुट ज्यादा और प्लान्ड कंजम्पशन कम, इसमें बंदे को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक्सेस स्टॉक, याद रख लीजिएगा दो चीजें हैं, एक डिजायर्ड स्टॉक और एक अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जहां पे एएस ज्यादा है और एडी कम है तो इसमें उसका जो एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड स्टॉक है वो क्या हो गया? ज्यादा इन कंपेयर टू एक्चुअल, क्योंकि सामान बिक नहीं पाया। ठीक है, दूसरा आपका एएस कम और एडी ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, मतलब प्लान्ड आउटपुट कम और आपका प्लान्ड कंजम्पशन ज्यादा। तो इसमें क्या, जो डिजायर्ड स्टॉक था, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड स्टॉक था वो क्या था? ज्यादा, क्योंकि सप्लाई क्या हो गया? कम, डिमांड क्या है? ज्यादा। तो उसने क्या सोचा था कि जो मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक होगा वो क्या होगा? अभी के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? डिमांड ज्यादा है, कम हो गया, बढ़ाना पड़ेगा। एएस कम है, एडी ज्यादा है। ठीक है, एएस अगर कम है विच मीन्स उसका प्लान्ड आउटपुट क्या था? कम, तो उसका एक्सपेक्टेड स्टॉक क्या हो गया? कम। ठीक है, एक्सपेक्टेड स्टॉक हो गया कम, बाजार में बिक गया सामान ज्यादा, विच मीन्स आप ये कह सकते हो कि उसका एक्चुअल स्टॉक हो गया जीरो, क्योंकि सब बिक गया और भी बिकता, और भी बिकता। तो पहले वाला भी लॉस, यहां पे भी लॉस। पहला बच गया तो लॉस, यहां पे और एक्स्ट्रा बिक सकता था तो लॉस। ठीक है, फिर आपका दूसरा वाला अप्रोच, एस इज इक्वल टू आई। एस इज इक्वल टू आई बोले तो क्या? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इंजेक्शन और विड्रॉल बोले तो क्या? लीकेज। दोनों इक्वल होने चाहिए। सेविंग ज्यादा होगी तो दिक्कत, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो दिक्कत। ठीक है, सिंपल चीज है। अगर आपका सेविंग ज्यादा हो गया, क्या हो गया? आपका सेविंग ज्यादा हो गया तो इनकम क्या हो जाएगी आगे जाके?
कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आपका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, तो एक्चुअली आपका सामान जो है आउटपुट वो बिक नहीं पाएगा, क्योंकि उस तरफ आपका डिमांड उधर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में भी आपका क्या देखने को मिलेगा? लॉस देखने को मिलेगा। बात आती है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम की। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट में बदलाव के कारण आपके इनकम में बदलाव आता है, या तो पॉजिटिव बदलाव होगा या फिर आपके सामने नेगेटिव बदलाव होगा। यही लेके आएगा मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या? कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपके इनकम को ज्यादा बदल देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, इसके रेफरेंस में आपके सामने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट बदलेगा तो आपके इनकम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका एक और फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। इसका एक और फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो इफेक्ट, एक होगा फॉरवर्ड मल्टीप्लायर, एक होगा आपका बैकवर्ड मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मल्टीप्लायर का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। बैकवर्ड की बात करेंगे तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट घटेगा तो इनकम घटेगा, तो कंजम्पशन घटेगा, तो फिर से आपका इनकम कम हो जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच का रिश्ता पॉजिटिव है, और आपके मल्टीप्लायर और एनपीएस का रिश्ता क्या है? नेगेटिव है। ये बातें आपको इस चैप्टर में समझनी थी। इससे एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। So go through topic. If you have any doubts, please ask. Thank you.